गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे टॉपिक चालू कर रहे हैं अपन। मेरी बात सुनिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर चल रहा है अपना। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में अपन पढ़ चुके थे। एक बार मैं वापस आपको रिमाइंड करा दूं कि सेक्शन या तो 15(1) से वैल्यू निकालते हैं या 4 से निकालते हैं। 15(1) से निकालते हैं तो टैक्स किस पर लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। याद आ रहा है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स कब लगेगा? जब आप गवर्नमेंट की 3 कंडीशन पूरी करोगे तो गवर्नमेंट कहती है जो आप बताओगे उसी पर टैक्स लग जाएगा। मतलब अपन जो बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसमें 15(2) के खर्चे करते हैं ऐड, 15(3) की चीजें करते हैं लेस। जो वैल्यू आती है a+b-c करके उस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, लेकिन तब जब आप सारी कंडीशन पूरी करो। याद आ रहा है? ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर लगते हैं सेक्शन 15(4) जो कहता है वैल्यू निकालेंगे एज पर रूल्स। वो रूल्स थे 27 to 35 रूल्स हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया कि एज सच आप रूल्स के नंबर मत याद रखो, आपको तो याद रखना है कि वैल्यू अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होती तो मैक्सिमम केसेस में क्या होती है? ओपन मार्केट वैल्यू। याद आ रहा है? फिर मैंने आपको बताया था रूल 32 वगैरह में स्पेशल केसेस है। स्पेशल केस मतलब जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू उल्टी ज्यादा दिखती है। तो जहां ट्रांजैक्शन वैल्यू गवर्नमेंट को लगता है कि इतनी ज्यादा है, इस पर टैक्स लगाएंगे तो बेचारा कमाएगा क्या, खाएगा क्या, तो वहां गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल करती है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट तो अपन ने पढ़ ही लिया। याद आ रहा है? लाइफ इंश्योरेंस हो गया, सेकेंड हैंड गुड्स का पॉइंट हो गया, है ना। अब उसी तरीके से उसी कड़ी के अंदर 3-4 पॉइंट और हैं कि इन स्पेशल केसेस में वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं क्या होगी, जो गवर्नमेंट बता रही है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। क्या है वो सुनो। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बंदा जो है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करता है और वो आपसे जानना चाहता है कि मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करता हूं, मुझे बताओ मेरे ट्रांजैक्शंस के अंदर वैल्यू क्या होगी। वैल्यू क्या काम आती है? जो वैल्यू अपन निकालते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? रेट से, ताकि क्या आता है? जीएसटी। तो वैल्यू निकालने के लिए गवर्नमेंट कहती है अगर आपका काम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का है तो उस केस के अंदर आप वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 तरीके, या तो ये वाला रूल अपनाओ और ये तरीका आपको एकदम फिजिबल नहीं लगे तो आपके पास ये ऑप्शनल रूल है। ये एग्जाम में नॉर्मली ऑप्शनल रूल ही आता है, फिर भी अपन दोनों तरीके पढ़ते हैं। ये पहला फर्स्ट है कि आप ऑप्शन नहीं लेना चाहते, एक्चुअल बेसिस पर टैक्स देना चाहते हो, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? प्लीज सुनो। गवर्नमेंट क्या कहती है, एक फॉर एग्जांपल मैं खुद मान लो मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का काम करता हूं। मैंने आपको बोला है अगर आपके पास डॉलर्स हैं, आपको रुपए चाहिए तो मेरे पास आओ, मेरे को डॉलर दो, मेरे से रुपए ले जाओ। और अगर आप फॉरेन का घूमने का मन बनाकर बैठे हो तो आप एक काम करो, रुपए लेके मेरे पास आओ, उस रुपए के बदले मैं डॉलर्स दे दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये जो काम है मैं फोकट में नहीं करता, फ्री में नहीं करता, मैं कहीं ना कहीं मेरी मार्जिन रखता हूं। अब मार्जिन कैसे? मेरी बात सुनो। आपके पास $1000 है, फॉरेन से घूमकर आए थे, आपके पास $1000 रखे हुए। अब आप इंडिया में तो डॉलर्स काम में आने से रहे नहीं, आपने सोचा आज जाते हैं फॉरेन करेंसी वाले के पास, एक्सचेंज करा देते हैं और रुपए लेके घर आ जाते हैं। ठीक है। आपने देखा कि रेट चल रही है 72 रुपीज पर डॉलर। इसका मतलब $1 की वैल्यू 72 रुपीज है। और तो आपने दिमाग में फटाफट कैलकुलेट किया, अरे मेरे पास तो $1000 है, तो इसका मतलब 72,000 रुपीज वो फॉरेन करेंसी वाला देगा। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि 70 मेरे पास डॉलर्स हैं और मेरे को रुपए में कन्वर्ट कराना है। तो इस केस के अंदर मेरी बात आप लोग ढंग से सुनना, इस केस में आप जो डॉलर्स हैं वो बेच रहे हो, आप डॉलर्स बेच रहे हो और मैं डॉलर्स क्या कर रहा हूं? खरीद रहा हूं। ठीक है। तो इन केस ऑफ परचेज मतलब मैं डॉलर्स आपसे ले रहा हूं। मैंने कहा 72 रुपीज रेट चल रही है, लेकिन मैं पागल कोई आप क्या बोलते हैं उसको, कोई धर्म का काम करने तो बैठा नहीं हूं। मैं तो 71 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से ये डॉलर लेने को रेडी हूं। आपको भी पता है हर आदमी कमीशन तो रखता ही है। तो अब इस केस के अंदर आप रेडी हो गए, आपने कहा ठीक है हमको 71 रुपीज के हिसाब से रुपए दे दो और ये पकड़ो $1000। तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है वैल्यू क्या होगी? मेरी बात सुनिएगा, वैल्यू होगी जितना मार्जिन मैं ले रहा हूं। मार्जिन कैसे ले रहा हूं?
72 रुपीज, ये कौन सी रेट है? आरबीआई की। 71 रुपीज मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं 1 रुपया खा रहा हूं इनटू कितने डॉलर पर? 1000। तो वैल्यू क्या आएगी आपके एग्जाम में? 1000 रुपए। ये 1000 रुपए क्या आएगी वैल्यू? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? रेट से। समझ में आया? वापस सुनो, अगर कोई फॉरेन करेंसी वाला आपसे डॉलर्स परचेज कर रहा है तो वैल्यू क्या आएगी? आरबीआई रेट, जो मार्केट में रेट चल रही है वो क्वेश्चन में दिया आएगा। बाइंग रेट, जो आप जिस पे लेने को रेडी हो। डिफरेंस जो भी आया उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? टोटल यूनिट ऑफ करेंसी से। समझ में आया? बहुत इजी है। एक तरह से जो मार्जिन मैंने, देखो वैल्यू क्या होती है? जो बीच में मैंने अमाउंट आपसे चार्ज किया, तो चार्ज तो 1000 ही किया, तो 1000। और पॉइंट नंबर 2, आपको फॉरेन घूमने जाना है, आपको फॉरेन घूमने जाना है, आप रुपए लेकर आ रहे हो और मुझसे डॉलर चाहते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उस केस के अंदर आप कहोगे कि आरबीआई की रेट क्या चल रही है? मैं कहा 72 चल रही है। ठीक है, 72 चल रही है। अब आपने कहा कि 72 रुपीज चल रही है, इसका मतलब आप मुझे 72 रुपीज दोगे तो मैं आपको $1 दूंगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? हाँ, आरबीआई बिल्कुल ये कह रहा है कि 72 रुपीज देना फॉरेन करेंसी वाले को और उसके बदले वो $1 देगा, लेकिन मैं तो आपसे 73 लूंगा। मेरे से डॉलर्स खरीदने हैं तो 73 रुपीज के हिसाब से मैं तो बेचूंगा, बाकी आगे जाओ। आपने कहा ठीक है, 1 रुपये तो ज्यादा ले रहा है, लेने दो। तो अभी मैं फॉरेन करेंसी क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। सेल कर रहा हूं तो उस केस में वैल्यू क्या होगी? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है मेरी? 73 माइनस आरबीआई की रेट 72 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको $2000 चाहिए तो इनटू 2000, बात खत्म। इन शॉर्ट क्या वैल्यू आती है? वैल्यू आती है जो मार्जिन, जो अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट जो मैंने आपसे ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? इजी पॉइंट है। जो एक फॉरेन करेंसी वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है आरबीआई के अलावा, वो वैल्यू कहलाती है। ठीक है, क्लियर? लेकिन मेन बात क्या है, एग्जाम में ये सेलिंग रेट, बाइंग रेट आती नहीं है। एग्जाम में तो आता है सिंपल सा लिखा हुआ, 60,000 रुपए एक्सचेंज करा है डॉलर्स के लिए, पाउंड के लिए, बस सीधा ये लिखा हुआ था 60,000 रुपए देके एक्सचेंज करवा के लाया। उस केस में सेलिंग रेट, बाइंग रेट अवेलेबल नहीं है, तो 100% कौन सा रूल लगेगा? ऑप्शनल। एग्जाम में ऑप्शनल रूल ही आता है। ऑप्शनल रूल क्या कहता है? जैसे मुझे क्या कहता है, मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने वाला हूं, मेरे को गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लाख रुपए तक करते हो, 1 लाख रुपीस तक, डॉलर्स नहीं, जैसे इस ट्रांजेक्शन में कितने रुपए एक्सचेंज किए? $1000 और 72 रुपीस की रेट है, तो कितने रुपए एक्सचेंज किए मैंने? 72,000। ट्रांजेक्शन 72,000 का हुआ। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? अगर करेंसी एक्सचेंज लाख रुपए तक होती है तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई या ट्रांजेक्शन असेसेबल वैल्यू क्या होगी? 1% ऑफ ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज और 250 विच एवर इज हायर। मतलब आपके एग्जाम में आया कि डॉलर्स के बदले करेंसी एक्सचेंज करवाई गई, रुपए दिए गए और 72,000 रुपए दिए गए, तो 72,000 का 1% 720 और 250 विच एवर इज हायर, तो आपका आंसर क्या आएगा? 720 रुपए। आप बोलोगे जीएसटी किस पे लगेगा? 720 रुपए पे, भले ही एक्सचेंज कितने का हुआ हो? 72,000 का। समझ में आया? ये एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, अगर एक्सचेंज लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख तक का हो, अब मेरी बात सुनो बच्चों, 1 लाख रुपए, एग्जैक्टली 1 लाख रुपए एक्सचेंज कराने गए तो क्या होगा? 1 लाख का 1% 1000 और 250 विच एवर इज हायर, कितना आया? 1000। इसका मतलब लाख रुपए तक एक्सचेंज अगर कराओ तो कितने रुपए वैल्यू होती है? 1000। अब आगे पढ़ते हैं। अगर आपके एग्जाम में आया करेंसी एक्सचेंज लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन कितने रुपए तक है? 10 लाख, तो गवर्नमेंट कहती है वैल्यू क्या होगी? 1000। समझ में आ रहा है? 1000 कैसे आया? 1 लाख तक 1% होता है ना, तो वो 1000 गवर्नमेंट ने पहले ही ले लिया, प्लस 0.5% ऑफ ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। मतलब ढंग से समझना, एग्जाम में आया 6 लाख रुपए करेंसी एक्सचेंज करी, तो 6 लाख करेंसी एक्सचेंज करी, तो पहले 1 लाख का 1% 1000 गवर्नमेंट ने पहले ही लिख दिया 1000, प्लस
ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख कितनी है? 5 लाख रुपए। ठीक है, पहले 1 लाख की तो वैल्यू 1000 आई गई, एक्सेस कितना है 1 लाख से ज्यादा? 5 लाख। तो 5 लाख का कितना? 0.5%। 5 लाख का 0.5% कितना होता है? 2500। 2500 प्लस 1000, आपका आंसर कितना आएगा? 3500। समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर आ जाएगा। और अब मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, एग्जैक्टली 10 लाख एक्सचेंज किए तो आंसर क्या आएगा? 10 लाख में पहले 1 लाख का 1% 1000, ये तो फिक्स है ही है, प्लस इन एक्सेस ऑफ 1 लाख कितना है? 9 लाख। 9 लाख का 0.5% कितना होता है? 4500। तो आपका आंसर कितना आएगा? 5500। एग्जैक्टली 10 लाख एक्सचेंज कराते हैं तो कितने लगते हैं? 5500। ये वैल्यू आती है फॉर चार्जिंग जीएसटी। अब नेक्स्ट, अगर एक्सीडिंग 10 लाख लिखा हुआ है, करेंसी मान लो 50 लाख चेंज कराई, 1 करोड़ चेंज कराई, तो गवर्नमेंट कहती है 5500। 5500 क्यों? कैसा है? समझ में आया ना? क्योंकि अप टू 10 लाख तो 5500 आ ही गया। और 0.1% ऑफ ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज, यहां पे मैं लिख लेता हूं, वैसे जरूरत नहीं है, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। इन एक्सेस ऑफ 10 लाख क्यों? क्योंकि पहले 10 लाख के 5500 तो बुक हो चुके, 10 से जितना ज्यादा है उसका 0.1% जो होगा वो वैल्यू कहलाएगी। और कंपेयर किससे करेंगे? 60,000। आगे क्या लिखा हुआ है? विच एवर इज लोअर। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल यही समझ लो, आप 40 लाख रुपए एक्सचेंज कराए, 40 लाख एक्सचेंज कराए तो पहले 10 लाख के तो 5500 हो ही गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब 30 लाख, 10 लाख से कितना एक्सेस है? 30। 30 का 0.1%, 0.1% होता है शायद 3000। ठीक है, तो आंसर आएगा 8500 और 60000, विच एवर इज लोअर। तो आंसर क्या आएगा? 8500। और मान लो एग्जाम में आया 2 करोड़ रुपए एक्सचेंज करें, तो 2 करोड़ एक्सचेंज किए तो पहले 10 लाख के तो 5500 प्लस 1 करोड़ 90 लाख, 10 से ज्यादा तो 190 ही ना, 1 करोड़ 90 लाख का 0.1%, 1 करोड़ 90 लाख का 0.1% शायद होगा 19,000 रुपए। ठीक है, तो ये अमाउंट आएगा आपका 24,500 और 60 विच एवर इज लोअर। तो आंसर क्या आएगा? 24,500। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से आपको मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो आपको करना है। तो ये आपको ऑप्शनल रूल ऐसे पढ़ना है। 1 लाख तक का विच एवर इज हायर होगा 1% और 250 रुपए एक तरह से मिनिमम है और 60,000 रुपए मैक्सिमम है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा। ये पॉइंट क्लियर? तो ये पॉइंट किसका था? ये कब अप्लाई करोगे? जब आपके एग्जाम में आए कि कोई बंदा जो है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करता है, तो गवर्नमेंट कहती है सेलिंग रेट बाइंग रेट पता है तो ये कर ले, और अगर तू ये नहीं चाहता माता फोड़ी तो ये ऑप्शनल रूल एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा? ये करने हैं क्वेश्चन। अभी 1-2 पॉइंट और पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज वैल्यू इफ रीपोजेस फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर। ये कौन सा पॉइंट है और कब लगेगा? सुनो बच्चों, एक बंदा दिवाली पे शौक था कार खरीदने का, कार खरीद ली ईएमआई पर। ईएमआई पे खरीदी तो वो हर महीने चुकानी होती है, चुकानी तो होती है 5-7 महीने तो चुकाई, उसके बाद अब चुकाई नहीं जा रही तो फिर क्या होता है? आज नहीं तो कल उसकी गाड़ी पर जिस बैंक ने फाइनेंस किया उसकी नजर होती है, और फिर वो बैंक क्या करती है? किसी को हायर करती है और बोलती है उसकी गाड़ी उठा लाओ। और एक दिन आपको पता चलता है कि मेरी गाड़ी तो कोई गुंडे उठा के ले गए। वो गुंडे बेसिकली बैंक से ही आते हैं जो गाड़ी ले जाते हैं। अब आपकी गाड़ी तो गई, और वो गाड़ी एक तरह से आपने जो उस पर लोन लिया था वो कंपनसेट हो गया, ऐसे खत्म हो जाता है। तो उस केस में भी गवर्नमेंट उसको एक ट्रांजैक्शन मांगती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई बंदा आपकी गाड़ी ले जाता है, आपके जो पैसे हैं वो सेट ऑफ कर देता है, तो उस केस पर भी जीएसटी लगेगा। अब बात ये उठती है, बैंक वालों ने आपकी कार उठा के लिया, तो अब उस केस में जीएसटी किस पे लगना चाहिए? समझ में आ रही मेरी बात? सुनो, 7 लाख रुपीस की आपकी गाड़ी थी, 7 लाख की गाड़ी थी, 2 साल से आप चला रहे हो उसको, समझ में आ रहा है? और 2 साल बाद उठा के ले गए क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे थे, तो अब वैल्यू क्या 7 लाख ही होगी क्या? 2 साल से कम नहीं हुई क्या? हुई है कम। तो कितनी कम करें? तो गवर्नमेंट कहती है कितनी कम करोगे?
हर क्वार्टर के 5% और पार्ट, मतलब 3 महीने 10 दिन हुए तो 3 महीने 10 दिन को एक नहीं 2 क्वार्टर काउंट करोगे। हर क्वार्टर का 5% बिटवीन डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ रीपोजेशन। मतलब मेरी बात समझो, आपके एग्जाम में आया कि आपकी गाड़ी, ये हटा देता हूं यहां से, आपकी गाड़ी 7 लाख की थी, 2 साल 2 महीने बाद आपकी गाड़ी अचानक से गायब हो गई, पता चला बैंक वाले उठा के ले गए। तो उस केस में वैल्यू ऑफ कार क्या होगी? वैल्यू ऑफ कार क्या होगी? 2 साल 2 महीने, कितने एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 साल के हो गए 8, 2 महीने का एक और क्वार्टर, 9 क्वार्टर, 9 क्वार्टर इंटू 5, हर क्वार्टर के 5 होते हैं ना, तो कितने? 45%। जो परचेज प्राइस है उसमें 5% क्या करोगे? लेस। कहां से कहां तक? आपने जब खरीदी थी से लेकर आपसे जब वो उठाकर ले गए, तो 45%, 7 लाख का 45% करोगे लेस, या ये कह लो 7 लाख का 55% वैल्यू आएगी। 45% लेस कर देना, जो भी अमाउंट आए उसका 3 लाख समथिंग कुछ पॉइंट अमाउंट आएगा, वो जो भी आए वो लेस कर लो तो वैल्यू आ जाएगी, या फिर डायरेक्टली 7 लाख का 55% वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है। मैंने आपको, अब एग्जाम में कोई बंदा कंफ्यूज होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सेकेंड हैंड गुड्स वाला पॉइंट बताया था। मैं क्या, सेकेंड हैंड बाजार है, कार बाजार है, यहाँ पे पुरानी कार बिकती है, वो अलग पॉइंट है। उसमें तो है कार खरीदी कितने में, बेची कितने में, उसका डिफरेंस। लेकिन यहां तो गाड़ी आपसे उठा के ला रहे हैं, खरीदी नहीं है, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी? जितने में आपको आपने खरीदी थी माइनस हर क्वार्टर का 5% और पार्ट, कब से कब तक खरीदी? टिल द डेट ऑफ रीपोजेशन। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आपको, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन करेंगे अभी अपन इसका भी। नेक्स्ट है वैल्यू इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, और प्योर मतलब एकदम शुद्ध। अब शुद्ध मतलब बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, मेरी बात ढंग से समझना। सुनिएगा मेरी बात, एक एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग मेरे से टैक्स पढ़ने आए, आपने कहा सर टैक्स की फीस क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10,000 रुपए। आपने मेरे को बोला कि सर टैक्स के साथ साथ लॉ भी पढ़ना है, कोई टीचर बताओ ना। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ पे एक टीचर आते हैं, उनसे पढ़ लो। आपने कहा ठीक है सर, पढ़ लेंगे उनसे। उनकी फीस सर आप दे देना उनको हमारे बिहाफ पर, और उनकी जो भी फीस है बाद में आपकी फीस के साथ जोड़कर हमें बता देना, हम आपको पे कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। उनकी फीस है 5,000 रुपए। मैंने उन टीचर को यही बोला कि इन बच्चों से फीस आप मत लेना, इन बच्चों की फीस जो भी होगी वो मैं दे दूंगा। मैंने उनको 5,000 रुपए दे दिए। अब बात आती है आपसे पैसे लेने की। आप मेरे को कितने रुपए दोगे? 10,000 रुपए तो मेरी फीस, 5,000 रुपए जो मैंने आपके बिहाफ पे आगे वाले सर को दी, तो टोटल फीस कितनी हो गई? 15,000। ठीक है। इस 15,000 में 5,000 कौन सा अमाउंट शामिल है? जो आपके बिहाफ पर मैंने आगे किसी टीचर को पे किया। समझ में आ रहा है? और उसमें मैंने कोई कमीशन लिया नहीं, खाया। एग्जाम में साफ लिखा हुआ, बीच में मैंने कोई कमीशन नहीं खाया। उन्होंने 5,000 ही बोली थी, मैंने आपसे 5,000 ही ली। अगर ऐसा होता है कि एक सप्लायर रिसीवर के बिहाफ पे, आप हो रिसीवर, मैं हूं सप्लायर, मैंने आपके बिहाफ पे किसी सेकंड पार्टी से एग्रीमेंट करके कुछ आपका खर्चा जो था वो मैंने वियर कर लिया और बाद में आपसे वसूल लिया, तो मैं प्योर एजेंट कहलाऊंगा। एजेंट क्यों कहलाया? क्योंकि आपके बिहाफ पे मैंने कहीं खर्चा किया। और प्योर मैं क्यों कहलाया? क्योंकि आपकी जेब से मैं उतना ही ले रहा हूं जितना मैं सामने वाले को दे रहा हूं। मैंने आपसे ज्यादा रुपए नहीं लिए, सामने वाले ने कहा था 5,000, तो मैंने भी आपको 5 ही बताया, तो मैं कहलाऊंगा प्योर। और प्योर से फायदा क्या होगा? जो मैंने सामने वाले को पे किए वो वैल्यू में से क्या हो जाएंगे? लेस। और अब टैक्स 15 पे नहीं, किस पे लगेगा? 10,000 पे। ये तो पॉइंट सिर्फ समझाने के लिए था, एक्चुअल में एग्जाम में पॉइंट क्या आता है बच्चों? आपने एक प्लॉट खरीदा, जो एग्जाम का पॉइंट है, प्लॉट खरीदा, एक वकील को बोला यार प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री करवा दो, रजिस्ट्री का जितना पैसा आया बता देना। रजिस्ट्री हो गई। वकील साहब आपके घर पे आते हैं आज, और वकील साहब कहते हैं 2 लाख रुपए लेकर आओ। आपने कहा 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के? क्या क्या खर्चा किया? उसने आपको बताया, वकील ने, कि ये जो मेरा 2 लाख का बिल है ना,
इसमें 1,90,000 तो केवल स्टैम्प ड्यूटी है, टैक्सेस है, जो आपने कहा था एक बार आप ही दे देना, मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर ये जो वकील साहब ने आपकी रजिस्ट्री कराई है उसमें 1,90,000 किससे रिलेटेड है? प्योर एजेंट से। समझ में आई? ठीक है। प्योर एजेंट क्यों कहलाया वकील साहब? क्योंकि ये स्टैम्प ड्यूटी में उनका कुछ कमीशन तो हो नहीं सकता, टैक्सेस होते हैं। आपके बिहाफ पे उन्होंने आगे टैक्सेस भर दिए, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, जितने रुपए आगे लगे उतने ही आपसे लिए, तो ये होगी प्योर एजेंट सर्विस, और ये 2 लाख में से क्या हो जाएगी? लेस। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए 2 लाख रुपीज चार्ज फ्रॉम द रिसीवर आउट ऑफ विच 1,90,000 इज रिलेटेड विद स्टैम्प ड्यूटी, तो देखते ही समझ जाना अरे ये तो प्योर एजेंट सर्विस है, इन्होंने ये खर्चा तो इसके कहने पे किया, ऑन बिहाफ लिखा हुआ आएगा, और उतना ही तो ले रहे हैं जितना आगे दिया, वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो फिर 1,90,000 2 में से हो जाएंगे लेस, और वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। 10,000 पे टैक्स देना है। समझ में आया? तो ये आप थ्योरी तो आप देखना, लैंग्वेज ये मत भूलना देखनी, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो आप, आपके कहने पे मैंने कोई खर्चा किया, उतने ही रुपए लिए आपसे जितने आगे वाले को दिए, तो मैं हूं प्योर एजेंट। और प्योर हूं इसलिए जो मैं आपसे रुपए लूंगा उसमें से क्या लेस हो जाएगी? ये प्योर एजेंट सर्विस, और मुझे टैक्स बैलेंस पर ही देना है। खत्म। और लास्ट, वैल्यू इन केस ऑफ वाउचर। मैंने आपको वाउचर वाले पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में बता रखा है। वाउचर क्या होता है? एक कूपन होता है, जिस कूपन को दुकान पे ले जाओ, दुकान वाला देता है डिस्काउंट। कूपन पे लिखा हुआ होता है 1,000 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन नीचे लिखा हुआ होता है 10% ऑफ परचेज। वो अपन पढ़ते नहीं, अपन तो पढ़ते हैं 1,000 रुपए। अपन क्या करते हैं? 1,000 के हिसाब से अपन करते हैं 5,000 की परचेज। अपन कहते हैं 5,000 की परचेज है, 1,000 रुपए तो इसमें कम हो जाएंगे, वाउचर है अपने पास, अपन को तो 4,000 ही कैश देने। लेकिन अपन भूल जाते हैं नीचे तो लिखा हुआ है 10% ऑफ परचेज। 5,000 के आप 10% कितना होता है? 500। फिर वो दुकान वाला कहता है कि सर मैक्सिमम छूट है 1,000, लेकिन नीचे ये भी तो देखो, परचेज का 10% और 1,000 विच एवर इज लोअर है। समझ में आया? तो उस केस के अंदर आपका वो 1,000 रुपए का वाउचर यूज हो गया है, लेकिन फायदा तो उसने कितने का दिया? 500 का। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,000 नहीं, क्या कहलाएगी? 500। कहने का मतलब वाउचर के केस में जितना फायदा उठाया वही वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। तो बच्चों ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है आपका। ये स्पेशल पॉइंट है वैल्यू के, ये आप देख लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं अपन, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है? ये समझ में आया? चलिए।